Bismillahirrahmanirrahim. Uh, we were discussing about the drying up agricultural product. So some topics were discussed in previous class. Uh, like we have discussed the difference between drying and dehydration, importance of drying, representation of moisture content in agricultural product. That, for example, how we will represent the moisture content present in the agricultural product. Okay, so we have two methods. One is the wet basis and dry basis. Okay, also we have discussed the determination of the moisture content, that how you will be determine the moisture content in the given agricultural product. ठीक है, कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है. तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक प्राइमरी मेथड है और एक सेकेंडरी मेथड है. ठीक है. टुडे वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ ड्राइंग, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग एंड प्रोसीजर्स ऑफ ड्राइंग. ओके, तो इन तीन टर्म्स में आप लोगों को डिफरेंस जो है ये क्लियर होना चाहिए कि मेथड्स ऑफ ड्राइंग क्या मतलब क्या है उसका, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग क्या होता है और प्रोसीजर्स क्या है. ठीक है. So today we will discuss these the main topics of the drawing. Okay. So basically, uh, we have two methods that how we will draw the agricultural product. So हमारे पास दो main methods हैं, एक natural method है और एक artificial method है. There are two methods which are used during the drawing of agricultural product. One is the solar or natural method, and second one is the artificial method. So again, from the name, it is clear that, for example, if we utilize the solar energy, if we utilize the sun energy for drying of agricultural product, then it will be called the natural drying. And suppose if we utilize some mechanical arrangement of, suppose we utilize some machineries or some equipments, okay, or some heat is introduced by mechanical methods in the agricultural product, then it will be called the artificial drying. Okay, each and every method have some we can say that advantages and disadvantages. Then being an engineer, you can select the best suitable method for the given agricultural product कि उसको आप किस तरह बेस्ट जो है ड्राई कर सकते हैं. ठीक है. सपोज अगर एक एरिया है जहां पे पावर अवेलेबल नहीं है, जहां पे मशीनरीज अवेलेबल नहीं है, जहां पे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, देन ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द सोलर ड्राइंग और नेचुरल ड्राइंग. और सपोज अगर आपने बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है प्रोडक्ट की, ठीक है, और एनर्जी अवेलेबल है, पावर्स अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स और मशीनरीज अवेलेबल हैं, देन यू कैन गो फॉर द आर्टिफिशियल ड्राइंग. ओके, सो आप लोगों को दोनों मेथड्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. सो नॉर्मली जो नेचुरल ड्राइंग है, सी दैट इज अनकंट्रोल्ड मेथड इन नॉन यूनिफॉर्म ड्राइंग. ठीक है. सपोज अगर आपके पास प्रोडक्ट है ना जिसको आपने ड्राई करना है, तो उसको आप एक ओपन इन्वायरमेंट में रखेंगे टू द सन एनर्जी. ठीक है, या सोलर एनर्जी के लिए आपने ओपन इन्वायरमेंट में उसको रखना होगा. सो सी ये एक नेचुरल प्रोसेस है या नेचुरल मेथड है, तो ये अनकंट्रोल्ड है बिकॉज हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना. सोलर का जो एनर्जी है, उसका जो उसकी जो रेडिएशंस है, ठीक है, उसकी जो इंटेंसिटी है, ठीक है, या उसकी जो अवेलेबिलिटी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. सो दिस मेथड इज अनकंट्रोल्ड मेथड एंड ऑल्सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मेथड. देखिए, इस तरह भी हो सकता है कि एक एरिया में सपोज उसकी रेस की इंटेंसिटी ज्यादा है, दूसरी एरिया में रेस की इंटेंसिटी कम है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ड्राइंग जो है वो इफेक्ट हो सकता है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा फिर. ठीक है. ऑल्सो द नेचुरल ड्राइंग जो है, द प्रोसेस इज डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सन एनर्जी.
मीन अगर सन एनर्जी जो है वो अवेलेबल ना हो तो फिर आप प्रोडक्ट को ड्राई नहीं कर सकते ना। सो ये उसकी लिमिटेशन है कि नेचुरल ड्राइंग विल बी सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सन एनर्जी। अगर सपोज विंटर सीजन में सन एनर्जी जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती तो फिर आप ड्राइंग नहीं कर सकते प्रोडक्ट के। ठीक है। ऑल्सो रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, सपोज अगर आप नेचुरल ड्राइंग करते हैं तो प्रोडक्ट को आपने प्रॉपरली स्प्रेड करना होगा ओपन एरिया में, तो उसके लिए लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है। और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1 to 2% प्रोडक्ट जो होते हैं वो लास्ट होता है ड्यू टू बर्ड्स और इंसेक्ट्स और रोडेंट अटैक। ओके, अगर आप ओपन इन्वायरमेंट में प्रोडक्ट को स्प्रेड करते हैं ना तो उससे लॉसेस तो हो सकते हैं ना, बर्ड्स के जरिए या इंसेक्ट के जरिए। ठीक है, लेकिन उसकी एडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर नो फ्यूल, मीन नो एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं ना, उसके लिए कोई मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड नहीं होता, मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो उसका वो कास्ट नहीं होगा। ठीक है। ऑल्सो जो डिसएडवांटेज है, इट रिक्वायर्ड लार्ज एरिया बिकॉज सन एनर्जी की जो इंटेंसिटी होती है, उसकी जो रेडिएशंस होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो आपने 10 लेयर्स में प्रोडक्ट को स्प्रेड करना होगा ना, तो ज्यादा एरिया रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। एडवांटेज क्या है कि कास्ट कम आएगा बिकॉज उसमें कोई पावर या कोई मशीनरीज या इक्विपमेंट यूज नहीं होते। ठीक है। तो ये उसकी कुछ फैक्टर हैं कि सपोज अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं फ्रॉम सन एनर्जी। ओके। अदर भी है कि जिस तरह हमने डिस्कस की कि जी सर कास्ट तो आर्टिफिशियल की कम नहीं होगी सर? नहीं, उसकी मीन जो ऑपरेशन कास्ट है ना सन एनर्जी की, तो हम कोई पेमेंट नहीं करते ना। ठीक है। नहीं सर, मतलब लेबर कास्ट तो इसकी ज़्यादा होगी ना आर्टिफिशियल में, तो फिर हमें लेबर कास्ट नहीं होती ना। उसमें भी लेबर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, अगर मशीनरी को आप प्रोडक्ट डालते हैं फिर उससे रिमूव करते हैं फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, वही भी तो उसमें उसमें स्किल्ड लेबर होते हैं, उसमें प्रोफेशनल लोग रिक्वायर्ड होते हैं कि मशीनरी को ऑपरेट कर लें। समझ आ रहा है आपको? यस। नहीं ओवरऑल सर, कास्ट मतलब जो है, ओवरऑल इसको कास्ट जो है स्प्रिंकल वो करना नेचुरल ड्राइंग का कम होता है ओवरऑल कास्ट एज कंपेयर टू द आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है। यस। ओके सर। या उसके इसका ऑपरेशन कास्ट नहीं होता। ठीक है। अदर जो है नेचुरल ड्राइंग जो है इसमें लेटल कंट्रोल होता है बिकॉज सन एनर्जी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। और एक ये भी है कि प्रोडक्ट जो है ये डैमेज भी हो सकता है, उसमें डस्ट उसमें आ सकते हैं। ठीक है, विंड की वजह से प्रोडक्ट जो है वो लॉस भी हो सकते हैं ना, अगर हेवी विंड आ जाए उस एरिया में। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं ना एयर में। ठीक है, लॉस हो सकता है ना, डैमेज आ सकता है। ऑल्सो सन एनर्जी जो होती है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है, तो उससे इस तरह भी हो सकता है कि पंजाई और बैक्टीरिया भी डिवेलप हो सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में। और या इस तरह भी हो सकता है कि प्रोडक्ट जो है वो अंडर ड्राइड हो। ठीक है, अगर प्रॉपर सन एनर्जी अवेलेबल ना हो तो फिर प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली ड्राइड नहीं होगा ना, सो देट विल बी कॉल्ड द अंडर ड्राइड। और अगर सपोज सन एनर्जी इंटेंसिटी उसकी हेवी हो, वो तेज हो, तो प्रोडक्ट जो है वो ओवर ड्राइड हो सकता है। ये अनकंट्रोल का मेथड ये है कि मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट को आप नेचुरल ड्राई करते हैं तो ये ओवर ड्राइड भी हो सकता है, अंडर ड्राइड भी हो सकता है। ठीक है, मीन उस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता ना एनर्जी पे। दूसरा जो है सन एनर्जी से प्रोडक्ट की डिसकलरेशन भी काज हो सकती है, मीन कलर चेंज हो सकता है प्रोडक्ट का। ठीक है, उसकी जर्मिनेशन पावर लॉस हो सकती है। ठीक है, या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो रिड्यूस्ड होती है। ऑल ऑफ दीज आर द रिजल्ट ऑफ द अनकंट्रोल्ड ड्राइंग। ठीक है। उसकी फिर सब मेथड्स हैं कि नेचुरली अक्सर अगर आप लोगों ने देखे हुए तो अक्सर फार्मर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को ड्राई करते हैं इन द स्टैंडिंग फॉर्म।
ठीक है। बिफोर हार्वेस्टिंग वो ज्यादा टाइम गुजारते हैं फील्ड में क्रॉप्स पे कि वो ड्राई हो जाए, ठीक है। एक ये है, या इस तरह भी है कि आप क्रॉप को हार्वेस्ट कर लें और स्टॉक में उसको ड्राई कर लें, और एक ये है कि आप थ्रेशिंग की बाद ड्राई कर लें, ठीक है। 3 स्टेजेस है ना नेचुरल ड्राइंग के, दैट आइदर यू ड्राई द प्रोडक्ट इन स्टैंडिंग पोजीशन or just after harvesting, but the grains will be within the stock, ठीक है। और थर्ड स्टेज जो है कि सपोज अगर आप उसको ड्राई करते हैं आफ्टर द थ्रेशिंग, ठीक है। तो 3 सब मेथड्स होते हैं, लेकिन अगेन यू विल हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। उसकी जस्ट 2 एडवांटेजेस है ना कि उसके ऊपर एनर्जी नहीं आती, उसके ऊपर कोई फ्यूल नहीं आता, कास्ट जो है वो कम होता है, लेकिन बाकी जो डिसएडवांटेजेस है वो ज्यादा है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज द आर्टिफिशियल मेथड और मैकेनिकल मेथड। सो अगेन जो नेचुरल मेथड की जो डिसएडवांटेजेस है ना, ये उसकी एडवांटेजेस हैं, मैकेनिकल मेथड की एडवांटेजेस है। जिस तरह जो नेचुरल मेथड है वो अनकंट्रोल्ड है, लेकिन आर्टिफिशियल मेथड क्या है, ये कंट्रोल मेथड है, ठीक है। एंड इन दिस मेथड वी आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग द मैकेनिकल एनर्जी फॉर ड्राइंग अप ग्रेन्स और any agricultural product by ventilating the natural air और heated air। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि सपोज अगर आपके पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो यहाँ पे नेचुरल एयर या हीटेड एयर इंट्रोड्यूस कर लें मैकेनिकल मेथड से, फैन के जरिए, एग्जॉस्ट के जरिए, ब्लोवर्स के जरिए, कंप्रेसर्स के जरिए, या हीटेड एयर या नेचुरल एयर प्रोडक्ट में आप इंट्रोड्यूस कर लें, तो अपने साथ जो है मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करेगा प्रोडक्ट से, ठीक है। सो सम इक्विपमेंट आर यूटिलाइज्ड, मैकेनिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल मेथड और मैकेनिकल मेथड, ओके। And see, rate of drying can be controlled by controlling the temperature of the air. See, now this is a control method ना, इसमें आप ओवर ड्राइंग और अंडर ड्राइंग नहीं होगा इसमें। मीन जितना मॉइस्चर कंटेंट आपको रिक्वायर्ड है, जितना मॉइस्चर कंटेंट रिमूवल आपको रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से हॉट एयर जो है उसको इंट्रोड्यूस कर ले, उसको वेंटिलेट कर ले प्रोडक्ट में, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह नेचुरल मेथड है ना, उसमें उससे ऑल सीजन में आप ड्राइंग नहीं कर सकते, बिकॉज विंटर सीजन में सन एनर्जी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती। लेकिन आर्टिफिशियल मेथड जो है ये ऑल सीजन में इससे आप ड्राइंग कर सकते हैं, बिकॉज ये तो कंट्रोल और एक मैकेनिकल मेथड है, तो एनी सीजन में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑल्सो द प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटिक, ठीक है, एंड इट कैन बी रिक्वायर्ड स्मॉल नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर, बट some professional or trained people will be required to operate the system, to maintain the temperature, to keep the pressure or of the circulating air at some specific level, ठीक है। तो उसको properly operate करने के लिए जो है प्रोफेशनल लोग रिक्वायर्ड होंगे as compared to the natural drawing. Also, losses due to birds and insects are avoided because ये control method है, तो जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स या वेंड की वजह से जो लॉसेस हो सकते हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। प्रोसेस रिक्वायर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये उसकी लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज है कि इसके लिए सम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सम पावर रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। कास्ट जो है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द नेचुरल ड्राइंग, बिकॉज हेवी पावर रिक्वायर्ड होगा ना, लार्ज नंबर ऑफ एयर आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसके लिए हेवी मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। क्लियर। सो ये 2 मेथड्स है, जस्ट ये मेथड, प्रोसेस और प्रोसीजर्स, ये 3 टर्म जो है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। मेथड ये है कि प्रोडक्ट को हम किस तरह ड्राई कर सकते हैं, तो या नेचुरल मेथड से बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी, और या आर्टिफिशियल मेथड से बाय यूजिंग द मैकेनिकल एनर्जी। तो ये मेथड्स हो गए, ठीक है। क्लियर। कोई क्वेश्चन है इसमें यहां तक? नो सर। जी शाफाहद, क्लियर? जी मंजूर,
जी सर, ये सोलर ड्रायर जो होता है सर, वो भी वो नेचुरल में ही आएगा सर कि नहीं, वो किस में आएगा सर? उसमें भी वो तो सन आर्टिफिशियल रेज नहीं, यूज। यस। वो आप आर्टिफिशियल में कर सकते हैं, लेकिन अगेन दो ट्रांजिशन हो सकते हैं ना। अगेन अगर वो सोलर एनर्जी पे डिपेंड है ना, तो फिर अगर सोलर एनर्जी अवेलेबल ना हो तो आपका इक्विपमेंट जो है वो ड्राइंग नहीं कर सकेगा फिर। ठीक है, या ऑल सीजन में आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगेन वो कंट्रोल नहीं होगा, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी। अगर सोलर एनर्जी कम ज्यादा हो जाए तो उसकी इफिशियंसी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। तो it can be considered as a solar dryer, it can be considered as a natural dryer। ठीक है, ओके। क्लियर। अच्छा, अब प्रोसेस है कि ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट किस तरह ड्राई होता है, उसमें कौन से प्रोसेस होते हैं। सो मेनली देयर आर टू ड्राइंग प्रोसेस, या दो पीरियड्स होते हैं, दो स्टेजेस होते हैं ड्यूरिंग द ड्राइंग। ठीक है, अगर अगर ड्राइंग आप नेचुरल मेथड से करें या आर्टिफिशियल से करें, या वो सोलर ड्राइंग हो या मैकेनिकल ड्राइंग हो, लेकिन उसमें ये दो प्रोसेस होंगे, दो स्टेजेस होंगे, दो पीरियड्स होंगे। एक जो है दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट ड्राइंग रेट पीरियड, सेकंड वन इज कॉल्ड द falling drying rate period। Just understand the difference between these two। See, इस प्रोडक्ट को आप ड्राई करते हैं, सपोज उसमें उतना मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल हो कि वो एक वाटर बॉडी की तरह बिहेव करे। ठीक है, सपोज अगर आपके पास एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ना, जिसको आपने ड्राई करना है किसी भी मेथड से, नेचुरल मेथड से या आर्टिफिशियल मेथड से। अब उसमें सपोज उतना मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है कि इसका जो सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल इट बिहेव लाइक वाटर बॉडी, तो इससे जो इवापोरेशन होगा वो कांस्टेंट इवापोरेशन होगा ना। दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट ड्राइंग रेट पीरियड। सी, इन दिस मेथड a material containing so much of water that liquid surface exist, मीन उसमें उतना मॉइस्चर कंटेंट होता है ना कि उनकी सरफेस पे एक लिक्विड सरफेस एग्जिस्ट होता है। एंड इट इज सिमिलर या इट इज कंपेरेबल लाइक ओपन वाटर बॉडी। तो ओपन वाटर बॉडी से किस तरह इवापोरेशन होता है, वो एक कांस्टेंट इवापोरेशन होगा ना उससे। तो if similar moisture content condition exist in agricultural product, then their drying will be called the constant drying rate stage। उस स्टेज को, उस पीरियड को, उसको कांस्टेंट ड्राइंग रेट कहते हैं। और सी, जब तक ये वाटर सरफेस डिसअपियर हो जाए ना, ये इवापोरेट हो जाए, तो फिर सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा, देन इट विल बी नॉट अ कांस्टेंट ड्राइंग रेट पीरियड, फिर फॉलिंग स्टेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल ये, सपोज अगर आप सीड्स को वॉश कर लेना, तो उस टाइम पे उसके सरफेस पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, and it is comparable like open water body, so evaporation or drying at that time will be called the constant drying rate period। clear। the heat energy per drying can be applied, इसको फिर जो heat energy आप अप्लाई कर रहे हैं, अगेन इट विल बी आर सोलर एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो रेडिएंट एनर्जी आपने अप्लाई करना होगा, या उस तरह होते है कि लैंप्स लगाते हैं। ठीक है, या हॉट एयर जो है उसको सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर या प्रोडक्ट के नीचे या साइड से। ठीक है, सो इफ ड्राइंग इज बाय पासिंग अप एयर थ्रू द मास, देन द हीट एंड मास बैलेंस इक्वेशन हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, कि सपोज अगर आप एयर इंट्रोड्यूस करते हैं ना प्रोडक्ट में, तो कितना मॉइस्चर जो है वो रिमूव होगा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट से।
ठीक है, लेकिन आप जस्ट जो है प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेना अगेन कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में उतना वाटर हो दैट इट बिहेव लाइक ओपन वाटर बॉडी। तो फिर ओपन वाटर बॉडी से जिस तरह इवापोरेशन होता है, similar evaporation will be occurred from the product, and at that time या at that period या at that stage will be called the constant drying rate। उस टाइम पे जो ड्राइंग होगा ना वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। See, the constant rate drying period will proceed until the free moisture disappear from the surface। जब सरफेसेस से प्री मॉइस्चर जो है वो डिसअपियर हो जाए ना, तो फिर वो ड्राइंग जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो कांस्टेंट स्टेज जो है वो खत्म हो जाएगा, वो कांस्टेंट पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो ड्राइंग है ना, प्रोडक्ट की जो ड्राइंग है या जो मॉइस्चर रिमूवल रेट है वो क्या होगा, वो प्रोग्रेसिवली वो डाउन हो जाएगा ना, वो रेट ऑफ ड्राइंग। रिमेंबर, रेट ऑफ ड्राइंग क्लियर है आप लोगों को कि रेट ऑफ ड्राइंग का क्या मतलब है? जी अली रजा, अली रजा, व्हाट इज मीन बाय रेट ऑफ ड्राइंग? सर के कितने टाइम में हमारे पास कितने जो इवापोरेशन है वो हो रहा है, ड्राई कितना हो रहा है, विद टाइम जो है ना वो हम कैलकुलेट करते हैं। जी हरीश, व्हाट इज मीन बाय रेट ऑफ ड्राइंग? हरीश, रेट ऑफ ड्राइंग। Are you there, Haris? जी अब्दुल हासिब। सर वो कह रहे हैं ड्राइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। See, the amount of moisture removed per unit time, ये भी हो सकता है, या moisture removed from 1 unit of product। ठीक है, अगर आपके पास 1 pound of product है तो उससे कितना मॉइस्चर रिमूव हो रहा है इन 1 यूनिट ऑफ टाइम, ये ड्राइंग रेट होगा। तो आप देखें, अगर सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल हो लाइक ओपन वाटर बॉडी, तो फिर हर सेकेंड में इक्वल अमाउंट इवापोरेट होगा ना। अगर सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल हो लाइक ओपन वाटर बॉडी, तो देन इन एवरी सेकेंड constant amount of water will be evaporated, so it will be constant drying rate period। और जब वो प्री मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाए, वो इवापोरेट हो जाए, तो फिर पर सेकेंड में या पर यूनिट ऑफ टाइम में जो मॉइस्चर रिमूवल है वो रिड्यूस्ड होता जाएगा प्रोग्रेसिवली, ठीक है। अगर इसको आप इसका ग्राफ देखें ना, सपोज अगर ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है और ये मॉइस्चर रिमूवल है, सपोज कि फर्स्ट 1 मिनट में कितना मॉइस्चर रिमूव हो गया, सेकंड 1 मिनट में कितना रिमूव हो गया, नेक्स्ट 1 मिनट में कितना रिमूव हो गया। तो अगर ये हर 1 मिनट में ये मॉइस्चर का रिमूवल जो है ये कांस्टेंट है, तो करो इस तरह होगा। जब ये फ्री मॉइस्चर जो है ये खत्म हो जाए, फ्री मॉइस्चर खत्म हो जाए, तो फिर ये जो मॉइस्चर का रिमूवल है ये प्रोग्रेसिवली ये रिड्यूस्ड होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड है ना या नेक्स्ट मिनट जो है उसमें इतना मॉइस्चर रिमूव होगा, फिर नेक्स्ट जो मिनट है या टाइम यूनिट है उसमें इतना मॉइस्चर रिमूव होगा। सो सी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमूवल जो है पर यूनिट ऑफ टाइम वो प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। सो ये जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड, या ये जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट ड्राइंग रेट पीरियड। जी मुराद सर इसको दोबारा थोड़ा समझाइए सर, समझ में नहीं आया सर। सी, जब आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है उसमें, माइक ऑफ कर लें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है उसमें सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट हो
या उतना मॉइस्चर कंटेंट हो कि वो ओपन वाटर बॉडी की तरह बिहेव करे, तो उस टाइम पे सपोज उस टाइम से ड्राइंग स्टार्ट होगा, तो ये टाइम पीरियड 0 है। सो फर्स्ट 1 मिनट में कितना मॉइस्चर रिमूव हो गया, सपोज इतना। नेक्स्ट 1 मिनट में सिमिलर सिमिलर मॉइस्चर रिमूव हो गया, नेक्स्ट 1 मिनट में सिमिलर मॉइस्चर रिमूव हो गया। अब सपोज वो फ्री मॉइस्चर जो था वो खत्म हो गया, वो इवापोरेट हो गया, वो डिसअपियर हो गया, तो फिर मॉइस्चर का जो इवापोरेशन है वो रेट डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज देन नॉट सफिशिएंट मॉइस्चर विल बी अवेलेबल फॉर प्रॉपर एंड इजी इवापोरेशन। तो फिर सपोज नेक्स्ट जो मिनट है, सपोज उसमें उतना मॉइस्चर इवापोरेट हो गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है सपोज उसमें उतना हो गया। नाउ विद रिस्पेक्टिवली हर एक यूनिट ऑफ टाइम में अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इवापोरेशन जो है या डिसअपियरेंस जो है वो रेट डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट 3 पीरियड्स थे ना, उसमें रेट ऑफ इवापोरेशन क्या था, कांस्टेंट था। सो ये जो स्टेज है या ये जो टाइम पीरियड है, इसको कांस्टेंट ड्राइंग रेट पीरियड कहते हैं। अब क्लियर हो गया? यस सर, अब क्लियर हो गया सर। अच्छा, नाउ द मॉइस्चर एट विच द ड्राइंग रेट सीजेस टू बी कांस्टेंट। अब देखें इस पॉइंट के बाद इवापोरेशन जो है या ड्राइंग जो है अब वो कांस्टेंट नहीं है, तो इस टाइम पे जो मॉइस्चर कंटेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, ओके, इन टर्म ऑफ ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। कि जब ये कांस्टेंट स्टेज से फॉलिंग स्टेज पे चले जाएं, तो उस टाइम पे जो मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। नो इफेक्टिव ओपन मॉइस्चर सरफेस एग्जिस्ट बिलो दिस मॉइस्चर कंटेंट, मीन इस मॉइस्चर कंटेंट के बाद फिर वो प्रॉपर और सफिशिएंट या ओपन वाटर बॉडी की तरह मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल नहीं होता, और उस टाइम के बाद देन देयर इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट द कांस्टेंट रेट पीरियड। उसके बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, फॉलिंग ड्राइंग रेट पीरियड स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली, प्रैक्टिकली या इन रियली ऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की जो ड्राइंग होती है ना, वो फॉलिंग रेट पीरियड्स होता है। कांस्टेंट रेट कब होगा, सी जब आप प्रोडक्ट को सपोज वॉश कर लें ना, वाटर में उसको वॉश कर लें, और जब आप उसको रिमूव कर रहे हैं तो उसी टाइम पे बिल्कुल वी कैन से दैट माइनर टाइम के लिए या बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट रेट पीरियड जो है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, उसके बाद फिर डायरेक्टली फॉलिंग ड्राइंग रेट पीरियड स्टार्ट हो जाता है। समझ आ रहा है ये पॉइंट? मीन नॉर्मली या प्रैक्टिकली जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की जो ड्राइंग होती है ना, वो फॉलिंग रेट होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट रेट कब एक्सपीरियंस्ड होता है, जब सपोज आप प्रोडक्ट को वॉश कर लेना, तो जब आप वॉशर से उसको रिमूव कर रहे हैं तो उसी टाइम पे प्रोडक्ट के ऊपर वो वाटर का एक लेयर होता है विच विल बिहेव लाइक ओपन वाटर बॉडी, तो उस टाइम पे शॉर्ट पीरियड के लिए कांस्टेंट रेट स्टेज होता है, कांस्टेंट ड्राइंग रेट स्टेज होता है, और फिर डायरेक्टली जो है फॉलिंग ड्राइंग रेट पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? समझ आ गया आप लोगों को? सर ये कांस्टेंट फॉलिंग रेट जो है और ये फॉलिंग रेट पीरियड और कांस्टेंट जो है सर, इसका फायदा क्या है सर? इससे टाइम का पता चलता है हमें, क्या बता कि नहीं, कितने टाइम में उससे रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट का पता चल जाता है ना कि कितना मॉइस्चर रिमूव हो गया। रिमेंबर, एक्चुअली सपोज जब आप ड्राइंग करते हैं ना, तो हम एक स्पेसिफिक लेवल से मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं अनदर स्पेसिफिक लेवल तक। सपोज आपने मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना है 30% से 15% तक, तो आपने ये देखना होगा कि ड्राइंग जो है वो कांस्टेंट है या फॉलिंग है, तो कितने टाइम के लिए आपने उसको ड्राई करना है, तो फिर आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो प्री डिटरमाइंड लेवल पे आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, ड्राइंग इन द फॉलिंग रेट पीरियड इन्वॉल्व 2 प्रोसेस।
अच्छा, जब जब ड्राइंग पीरियड्स हो रहे हैं ना, सॉरी फॉलिंग रेट पीरियड होता है, तो फॉलिंग रेट पीरियड में क्या होगा, सरफेस की ऊपर फ्री मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होगा। अगर सरफेस की ऊपर फ्री मॉइस्चर अवेलेबल है तो वो तो फिर कांस्टेंट स्टेज होगा। फॉलिंग स्टेज में क्या होता है, रिमेंबर इसमें दो स्टेप्स होते हैं फिर, बिकॉज सरफेस पे तो प्री मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है। मॉइस्चर कहां पे है, वो प्रोडक्ट में है ना। तो दो स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, द मॉइस्चर विल मूव विद इन द मटेरियल टू द सरफेस। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, मॉइस्चर जो है वो सरफेस पे आएगा, और सेकंड स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम दिस सरफेस। कांस्टेंट पीरियड में क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी सरफेस पे अवेलेबल होता है, तो डायरेक्टली द मॉइस्चर कंटेंट इज इवापोरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रोडक्ट। और फॉलिंग रेट पीरियड की दो स्टेप्स होते हैं, बिकॉज सरफेस पे तो फ्री मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होता। सो फर्स्ट द मॉइस्चर कंटेंट इज मूव्ड विद इन द मटेरियल टू द सरफेस, and then the moisture content is evaporated or removed from the surface। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोसेसेस हो गए कि ड्राइंग किस तरह होता है, either if it is natural drawing or it is artificial drawing। is it clear? जी मुनीब, क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, नाउ वी हैव डिफरेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, कि प्रैक्टिकली आप प्रोडक्ट को किस तरह जो है ड्राई करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट मैकेनिकल इक्विपमेंट। सो अब ये प्रोसीजर्स है ना, प्रैक्टिकल मेथड्स हैं, ठीक है, या प्रैक्टिकल ड्राइंग ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। सो अब ये जो है दिस इज एन ओपन एरिया फॉर रिसर्च, कि आप लोग जो है इस तरह कोई इक्विपमेंट या मशीनरीज डिजाइन कर लें, डेवलप कर लें, इसको इन्वेंट कर लें, जिसके जरिए हम डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ड्राई कर सकें। ठीक है, सो मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो होते हैं दे आर ड्राइड बाय डिफरेंट प्रोसीजर्स, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, फाइब्रस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट को हम सेम प्रोसीजर से ड्राई नहीं कर सकते। सिमिलरली फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट टेम्परेचर टॉलरेंस। ठीक है, सपोज अगर आप एक प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं ना हॉट एयर से, तो अक्सर इस तरह होता है कि वो हॉट एयर जो है वो प्रोडक्ट को खराब कर सकते हैं, बिकॉज उसका टेम्परेचर रेज होगा ना, उसका जर्मिनेशन पावर लॉस हो जाता है, या वो जो है वो उसकी कुकिंग हो जाती है ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर। सो इसको टेम्परेचर टॉलरेंस कहते हैं, कि आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो कितने टेम्परेचर को टॉलरेबल है। ठीक है, कितने टेम्परेचर की एयर से आप उसको ड्राई कर सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर आपने प्रोसीजर सेलेक्ट करना होगा या डिजाइन करना होगा। सिमिलरली ह्यूमिडिटी है, ठीक है, रिस्पांस, ह्यूमिडिटी रिस्पांस है। मतलब ये है कि सपोज अगर इस तरह एक कंटेनर है ना, इस आपने बेंच यहाँ पे हुए हैं, उसका एक डेप्थ होगा। ठीक है, सपोज अगर बॉटम से आप एयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हॉट एयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है ये ड्राई हो गया। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट मॉइस्चर कंटेंट इस स्टेज पे आएगा, फिर इस स्टेज पे आएगा, फिर इस सरफेस पे आएगा। तो मतलब ये है कि ये जो सरफेस का जो लेयर है, यहां पे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट एकमुलेट हो सकता है। तो अगर ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट एकमुलेट हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि ये लेयर खराब हो जाए, ये डैमेज हो जाए ड्यू टू द हाई मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि अगर प्रोडक्ट को आप इस तरह ड्राई कर रहे हैं ना, एक कंटेनर में ड्राई कर रहे हैं, तो
तो नीचे जो लेयर है वो कंप्रेस हो सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू द वेट ऑफ द अपर लेयर्स। तो इसका मतलब है कि सपोज अगर आपके पास टोमेटो है तो टोमेटो को आप इतनी ज्यादा डेप्थ तक तो ड्राई नहीं कर सकते ना। सपोज अगर 6 फीट तक या 7 फीट तक आप टोमेटो स्टोर कर लें, सो अपर लेयर्स की वेट की वजह से नीची लेयर्स जो है वो खराब हो जाएंगे, वो कंप्रेस हो जाएंगे। सो मतलब ये है कि वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। Each and every product cannot be dried by a single procedure because different products have different temperature tolerance, humidity response, and compression strength, and also fluidity। जो flowing characteristics होते हैं ना प्रोडक्ट्स के, बाज सीड्स किस तरह होते हैं, मीन सर्कुलर या शेप के होते हैं ना, स्पेरिकल शेप के होते हैं ग्रेन्स। तो उसको अगर सपोज आप स्लोपी एरिया में ड्राई कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो फ्लो होगा लोअर लेवल तक, उसको फ्लूइडिटी कहते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स we will have to select or we will have to design the different procedures for drying of the agricultural product. The procedure and equipment recommended for specific installation will depend on these factors. Okay, and also the quantity to be dried, कि कितना अमाउंट आपने ड्राई करना है, ड्राइंग रेट क्या है, ठीक है, पर यूनिट में कितना मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो रहा है, फिर कितने टाइम के लिए आपने ड्राई करना होगा, वेदर कंडीशंस क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज आपकी ड्राइंग पे जो खर्चा आएगा दैट कॉस्ट विल बी काउंटेड इनटू द प्रोडक्ट। तो फिर आपने देखना है कि सपोज पे आप इतना खर्चा कर रहे हैं और मार्केट में उसकी वैल्यू कितना इंप्रूव होगा। इस तरह नहीं है कि ड्राइंग पे आप ज्यादा खर्चा आ जाए और मार्केट में फिर वो आपको प्रॉपरली प्रॉफिट ना दे, ठीक है। प्रोसेसिंग को हम इसलिए कर रहे हैं कि एट द एंड वैल्यू जो है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। So that is the we have discussed the temperature tolerance, like high temperature may reduce germination or partially cook the product or change the chemical or physical characteristics। ठीक है, इस तरह नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट को आप हाई टेम्परेचर पे ड्राई कर सके, ठीक है, उसकी जर्मिनेशन पावर जो है वो लॉस हो जाती है या प्रोडक्ट जो है वो पार्शियली कुक हो जाती है, ठीक है, उसकी केमिकल और फिजिकल। सो अगर प्रोडक्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक खराब हो जाए तो फिर ड्राइंग के फायदा नहीं होगा। सिमिलरली ह्यूमिडिटी रिस्पॉन्स है, फॉर एग्जांपल अगर टोबैको को आप ड्राई कर रहे हैं ना और एरिया में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है, जिस तरह हमने डिस्कस की, अगर आप लेयर वाइज इसको इस तरह रख दें और आप इसको ड्राई कर रहे हैं तो नीचे लेयर से मॉइस्चर कंटेंट ऊपर की तरफ आएगा, फिर टॉप लेयर जो है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा जिससे उसकी डैमेज कॉज हो सकती है। सिमिलरली कंप्रेशन स्ट्रेंथ है, ठीक है, सपोज अगर आप एक कंटेनर में मटेरियल्स को डाल देना ड्राइंग के लिए तो लोअर लेयर्स पे अपर लेयर से जो है फोर्सेस एग्जर्ट होंगे ड्यू टू द वेट व्हिच कैन कंप्रेस द लोअर लेयर्स। सो अगर इस तरह की प्रोडक्ट है कि वो कंप्रेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आपने उसको थिन लेयर्स में ड्राई करना होगा, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर फिर यूज करना होगा, ठीक है। फ्लूइडिटी है जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल अगर स्फेरिकल शेप की जो प्रोडक्ट होंगे वो फ्लो वो उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसको आप जो है स्लोपी सरफेस पे ड्राई नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स हैं which are mostly used for the drying of the grains। तो एक को बेच और बेन ड्रायर्स कहते हैं, ठीक है, जस्ट देखिए यहाँ पे इस तरह ये बेच, इसको ये जस्ट कंटेनर्स होते हैं ना, इसको बेच कहते हैं या बेन इसको कहते हैं या कंटेनर भी आप उसको कह सकते हैं। आप देखिए ये जो लोअर पोर्शन है ना, ठीक है, ये इस तरह परपोरेटेड होते हैं, इसमें होल्स होते हैं, लेकिन द साइज ऑफ द होल विल बी
लेस देन द साइज ऑफ द ग्रेन। इस तरह ना हो कि फिर ग्रेन इससे नीचे चले जाए ना, ये परपोरेटेड उसका बॉटम होगा और यहां से एयर इंट्रोड्यूस्ड करते हैं, आइदर हॉट एयर और नेचुरल फ्रेश एयर। ठीक है, सो ये एयर क्या करेगा, ये इन लोअर लेयर से मॉइस्चर कंटेंट जो है ऊपर ले जाएगा सरफेस तक, और फिर सरफेस से वो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो इवापोरेट होगा। ठीक है, तो अगर यहां से आप देखें ना, तो एयर जो है दैट इज परपेंडिकुलरली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रोडक्ट। ये जो बी टाइप है एयर साइड से इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है, ये सी टाइप जो है एयर इंक्लाइंडली इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है, ये डी टाइप जो है एयर डिफरेंट एंगल पे इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, ये डीप डीप बेंड्स होते हैं या बेचेस होते हैं, एंड मोस्टली दीज आर यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ द ग्रेन्स। रिमेंबर, इसको आप फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज उसका डेप्थ बहुत ज्यादा होता है। तो अगर इतने डेप्थ तक आप फ्रूट्स और वेजिटेबल स्टोर कर ले तो फिर लोअर लेयर्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे, वो कंप्रेस हो जाएंगे, वो क्रश हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, बेच और बेंड ड्राई। अब ये एक प्रोसीजर है ना, इसमें दोनों स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे या एक स्टेप इन्वॉल्व होगा, जिस तरह फॉलिंग स्टेज है या कांस्टेंट स्टेज है। ये नेचुरल ड्राइंग भी हो सकता है, आर्टिफिशियल ड्राइंग भी हो सकता है। ठीक है, तो वो मेथड्स हैं, प्रोसेस हैं और ये प्रोसीजर्स है। ठीक है, तो अब देखें ये मटेरियल, इस मटेरियल को आप ड्राई कर रहे हैं ना, इसको आप ये कंटेनर में रख दें और एयर जो है ये नीचे से बाय फोर्स्ड आपने इंट्रोड्यूस करना होगा। अब ये एयर आप जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगेन सम mechanical compressors or mechanical energy will be required, mechanical equipment will be required for the introduction of that air। और ये एयर जो है ये लोअर से पास होके सरफेस की तरफ जाके वहां पे मॉइस्चर कंटेंट अपने साथ इवापोरेट करेगा। ठीक है, द सिस्टम क्या है, सिंपल है, ठीक है, इनएक्सपेंसिव है, एंड आल्सो जब ये प्रोडक्ट सपोज ड्राई हो जाए तो उसी बेच में आप उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेबर रिक्वायरमेंट जो है ज्यादा होगा उसमें, बिकॉज सपोज अगर कुछ बिन्स इस तरह होते हैं या बेचेस जो है ये आपने ये सेल्फ एम्प्टिंग नहीं होते ना, ऑटो नहीं होते, आपने इसको फिल करना है, जब ड्राई हो जाए फिर आपने इसको खाली करना है, फिर दोबारा फिल करना है, तो ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड होते हैं। और उसका जो ड्राइंग होता है ना ये प्रोग्रेसिवली होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एयर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। देखें एयर जो है वो नीचे से इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो एयर जस्ट एंटर होगा ना वो फ्रेश एयर होगा, वो हॉट एयर होगा। सो अगर इसको आप डिवाइड कर लेना डिफरेंट लेयर में, सपोज वन लेयर है, ये सेकंड लेयर है, सपोज ये थर्ड लेयर है, ठीक है, ये फोर्थ लेयर है, और फिफ्थ लेयर जो है ये सपोज टॉप लेयर है। तो जब फ्रेश एयर यहां से इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है ना तो उस टाइम पे एयर में मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, वो इस फर्स्ट लेयर से मॉइस्चर कंटेंट को सेकंड लेयर में शिफ्ट करेगा, फिर थर्ड लेयर में शिफ्ट करेगा, फिर फोर्थ लेयर में शिफ्ट करेगा और फिर टॉप लेयर में शिफ्ट करेगा। सो सी फर्स्ट लेयर जो है ये फर्स्ट ड्राई होगा, सेकंड लेयर जो है ये फिर सेकंड ड्राई होगा, नेक्स्ट लेयर जो है ये थर्ड ड्राई होगा, लास्ट और टॉप लेयर जो है ये आखिर में ड्राइड होगा, और टोटल मॉइस्चर कंटेंट यहां पे एकमुलेट होगा। तो अब अगर प्रोडक्ट जो है वो मॉइस्चर सेंसिटिव है तो फिर ये टॉप लेयर जो है ये डैमेज हो सकता है, और फर्स्ट लेयर जो है ये ओवर ड्राइड हो सकता है। समझ आ रहे, बिकॉज टोटल एयर यहां से पास हो रहे हैं ना, तो फर्स्ट लेयर ओवर ड्राइड हो सकता है, आखिर लेयर जो है ये अंडर ड्राइड हो सकता है। सो ये जो बेच और बेंड ड्राइंग है इसका डिसएडवांटेज क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म ड्राइंग होता है इससे। ठीक है, ड्राइंग विल बी अकर प्रोग्रेसिवली इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिस तरह हमने डिस्कस की ना
कि फर्स्ट जो है लोअर लेयर ड्राई होगा, फिर नेक्स्ट जो है सेकंड लेयर ड्राई होगा। सो प्रोग्रेसिवली लेयर वाइज ये प्रोडक्ट जो है ये ड्राइड होगा, ठीक है। The part of the mass in the air discharge region is subject to high humidities and moderate temperature। ठीक है, जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि ये सारे लेयर्स का जो मॉइस्चर कंटेंट है ना ये टॉप लेयर्स पे आएगा। सो दिस टॉप लेयर विल बी सब्जेक्टेड टू हाई ह्यूमिडिटीज, और यहां पे जो एयर पहुंचेगा ना उसका टेम्परेचर भी मॉडरेट होगा, ठीक है। सो दिस पोर्शन में भी स्पॉइल्ड आउट या ये डैमेज हो सकता है, तो ये उसकी डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। और जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि फर्स्ट लोअर लेयर ड्राइड होगा, फिर नेक्स्ट लेयर ड्राइड होगा, फिर नेक्स्ट लेयर ड्राइड होगा, इसको ड्राइंग फ्रंट कहते हैं, ड्राइंग फ्रंट कहते हैं, ठीक है। Adequate drying of the mass in the air discharge region is accompanied by over drawing। जिस तरह हमने डिस्कस किया ना कि जिस बॉटम से आप एयर इंट्रोड्यूस्ड कर रहे हैं ना, तो ये लेयर जो है ये ओवर ड्राइड हो सकता है, ठीक है। जो एयर एंट्रेंस रीजन है ना जहां पे एयर एंटर हो रहा है ये ओवर ड्राई हो सकता है, और जो टॉप रीजन है वो अंडर ड्राइड हो सकता है, ठीक है। सो ये इस तरह हम कर सकते हैं, हम फ्रेश एयर को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस्ड कर लें, या रेट ऑफ एयर जो है ये हाई हो, डिस्चार्ज ऑफ एयर क्या हो, हाई हो, तो एयर क्विकली पास होगा, ड्राइंग भी क्विक होगा, और अप्रोक्सीमेटली वो यूनिफॉर्म होगा फिर। और एक ये है कि आप प्रोडक्ट को प्रॉपरली मिक्स कर लें, ठीक है। सपोज एयर पास हो रहा है और प्रोडक्ट को आप ऊपर से मिक्स कर रहे हैं ना, तो फिर ये जो डिसएडवांटेज है नॉन यूनिफॉर्मिटी ड्राइंग, या लोअर लेयर्स की ओवर ड्राइंग और अपर लेयर की अंडर ड्राइंग, ये जो है आप मिक्सिंग से मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तीन डिफरेंट है ना, उसका एयर एंट्रेंस जो है इसका प्रोसीजर डिफरेंट है, ABCD। तो आप देखें ये जो ए टाइप है इसमें एयर जो है वो परपेंडिकुलरली एंटर होता है, ठीक है, और वो एयर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बी और डी जो है इसमें एयर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज यहाँ पे एयर एंटर होगा ना तो ज्यादा एयर यहां से पास होगा, और यहां पे जो एयर एंट्रेंस का डिस्चार्ज है वो कम होगा। सी टाइप जो है इसमें इस तरह अगर आप देखें ना, ये जो इंक्लाइंड बॉटम प्रोवाइड किया गया है, दैट इज जस्ट फॉर एम्प्टिंग पर्पसेस, कि यहाँ पे अगर आप एक गेट लगाए ना, छोटा सा होल कर लें, तो जब प्रोडक्ट ड्राई हो जाए तो उसको आप ओपन कर लें, तो ये बेन जो है ये ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट उसका कंस्ट्रक्शनल डिफरेंसेस है इन चार बैचेस के और एयर सर्कुलेशन का। तो जस्ट ए जो है इसमें एयर यूनिफॉर्मली एंटर होगा और मोमेंट जो है वो परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों में एयर एंट्रेंस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये सी नंबर जो है अगेन इसमें नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी एडवांटेज ये है कि बैच विल बी ड्राइड ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो बैचेस से आप जो मटेरियल सपोज ड्राई कर रहे हैं, इट मस्ट हैव सफिशिएंट कंप्रेसिव रेजिस्टेंस, मीन इससे आप टोमेटो फ्रूट्स या वेजिटेबल आप ड्राई नहीं कर सकते, बिकॉज वो उतना कंप्रेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकते। So batches or bins will be used for such agricultural project which can resist the compressive strength या the compressive stresses, okay, and resistance to airflow limits the depth। See, अगर आप डेप्थ को फर्दरली इंक्रीज करें ना, अगर ज्यादा डेप्थ तक आप इसमें प्रोडक्ट डाल दें, तो फिर प्रेशर ऑफ एयर जो है वो आपने ज्यादा रखना होगा, ठीक है। जो एयर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो डिपेंड होंगे किस चीज पे, डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट पे। अगर डेप्थ ज्यादा है, उसका कंप्रेशन ज्यादा होगा,
तो एयर सर मोमेंट के लिए ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बेच और बेंड ड्रायर? यस सर। जी नूर इस्लाम क्लियर? अच्छा Yes, sir. Clear. नाउ एक और टाइप है उसका ड्रायर का, इसको ड्रायर्स भी कहते हैं, कंटिन्यूअस ग्रेविटी फ्लो ड्रायर। जस्ट इसको पिक्चर से देख ले फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये होता है सी टॉप में इस तरह एक हुपर होता है या एक कंटेनर है, यहां पे आप प्रोडक्ट को डाल दें। ठीक है, फिर आप देखें ये जो वॉल्स है ना, ये परपोरेटेड वॉल है, तो इन वॉल से एयर जो है उसको इंट्रोड्यूस्ड करना होगा। और नीचे अगर आप देखें यहां पे ये एक मीटर वॉल लगा हुआ है, अगर ये इस तरह रोटेट हो रहा है ना, तो इसके साथ साथ ग्रेन्स जो हैं, अगर व्हीट है या मेज है, वो इंडिविजुअल ग्रेन जो है वो उससे पास होगा। एंड कंटिन्यूअसली ये प्रोडक्ट जो है ये इस तरह नीचे की तरफ उसका मोमेंट होगा और उससे एयर पास होगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये प्रोडक्ट फ्रेश होगा ना, फ्रेश प्रोडक्ट है, तो जिस तरह ये इस कॉलम से पास हो रहा है उससे एयर जो है वो हम मैकेनिकल मेथड से सपोज इंट्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो उससे रिमूव होंगे। तो जब प्रोडक्ट इस पॉइंट तक आएगा वो प्री डिटरमाइंड लेवल तक जो है वो ड्राइड होगा। फिर अगेन दे ड्राइंग अमाउंट जो है इट विल डिपेंड ऑन व्हाट टेम्परेचर ऑफ द एयर, मोमेंट ऑफ द पार्टिकल या उसका जो स्पीड है। अगर स्पीड कम हो तो ज्यादा टाइम अवेलेबल होगा ना एयर के इन कांटेक्ट से, एयर के इन कांटेक्ट के लिए ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा ड्राइड होगा। अगर यहां पे जो है ये वॉल की स्पीड ज्यादा है तो प्रोडक्ट क्या है क्विकली नीचे की तरफ आएगा, एयर के साथ उसका कांटेक्ट टाइम कम होगा, तो कम मॉइस्चर कंटेंट उससे इवापोरेट होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि आप कितना प्रोडक्ट जो है ड्राई कर रहे हैं, तो इसका स्पीड कम रखें, तो ज्यादा टाइम के लिए प्रोडक्ट एयर के साथ इन कांटेक्ट होगा तो ज्यादा मॉइस्चर उससे इवापोरेट होगा। तो इसको रिटेंशन टाइम कहते हैं, इसको कांटेक्ट टाइम कहते हैं। ठीक है, जब एक पार्टिकल इस ऊपर से कॉलम में आ जाए तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितने टाइम में वो पार्टिकल पहुंच रहा है उसको रिटेंशन टाइम कहते हैं। तो जब रिटेंशन टाइम पार्टिकल का ज्यादा हो उतना ड्राइंग ज्यादा होगा, अगर रिटेंशन टाइम कम हो तो ड्राइंग जो है वो कम होगा। और आप देखिए ना कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट मूव हो रहा है, तो इसको कंटिन्यूअस ग्रेविटी ड्रायर कहते हैं, बिकॉज ग्रेविटी की विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी पार्टिकल आर मूविंग डाउन। ठीक है, तो ग्रेनुलर मटेरियल जो फ्लो होते हैं, ठीक है, एयर्स आर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू साइड्स ऑफ दैट कॉलम्स, और पार्टिकल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव होते हैं। नाउ रिमेंबर ये जो ग्रेविटी ड्रायर है that will be recommended for those product which will not damaged in handling। ठीक है, ये कंटिन्यूसली प्रोडक्ट मूव हो रहे हैं ना, तो अगर इस तरह सेंसिटिव प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल टोमेटो, तो टोमेटो तो आप उस तरह ऊपर से नीचे की तरफ नहीं मूव कर सकते, उसको ग्रेविटी के जरिए आप उसको फॉल नहीं कर सकते, वो डैमेज होंगे ना। तो मोस्टली ग्रेन्स और ग्रेन्स टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी ड्राइड। जो वेट प्रोडक्ट है या जो फ्रेश मटेरियल्स हैं दैट विल बी प्लेस्ड एट द हूपर, इन टॉप में जो कंटेनर है उसमें आप डाल दें। ठीक है, और ये जो परपोरेटेड वॉल्स है ना उसकी कॉलम्स की, उससे उसके जरिए जो है हमने एयर को इंट्रोड्यूस करना होगा, और नीचे जो है मीटरिंग वॉल लगा होगा।
See, retention time will be controlled by the speed of metering wall. अगर वॉल का स्पीड ज्यादा हो तो प्रोडक्ट क्विकली मूव होगा फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, उसका रिटेंशन टाइम कम होगा, कम मॉइस्चर उससे इवापोरेट होगा। अगर मीटरिंग वॉल की स्पीड कम हो तो मूविंग प्रोडक्ट की स्पीड कम होगी, रिटेंशन टाइम ज्यादा होगी, ज्यादा टाइम के लिए एयर इन कांटेक्ट होगा प्रोडक्ट के साथ, तो मोर मॉइस्चर जो है वो इवापोरेट होगा। ठीक है, हॉट एयर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेबर कास्ट इसका कम होगा एज कंपेयर टू द बेच ड्रायर, बिकॉज आपने जस्ट इसको फिल करना है, एम्प्टिंग उसकी ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, वॉल की जरिए। कैपेसिटी जो है दैट इज डिपेंड ऑन द कॉलम वेट एंड द मटेरियल मोमेंट। कैपेसिटी मीन ये है कि 1 यूनिट में कितना, 1 यूनिट ऑफ टाइम में कितना यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ड्राई हो रहा है, इसको कैपेसिटी ऑफ द ड्रायर कहते हैं। तो अगर वेट ज्यादा हो और मोमेंट जो है प्रोडक्ट का वो भी ज्यादा हो तो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो ड्राई होगा, कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी। सो कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू width of the column and material moment rate. ठीक है, the drying moment for the material, that is the retention time which we have discussed, कि कॉलम में जो पार्टिकल जितने टाइम के लिए we can say that available होता है एयर के इन कांटेक्ट के लिए, इसको रिटेंशन टाइम कहते हैं। ठीक है, एंड दैट विल बी डिपेंड ऑन द मॉइस्चर रिडक्शन, कि आपने कितना मॉइस्चर रिमूव करना है। ज्यादा रिमूव करना है तो फिर रिटेंशन टाइम आपने ज्यादा करना होगा। ठीक है, अगर कम मॉइस्चर रिमूव करना है तो फिर रिटेंशन टाइम आपने कम करना होगा। ठीक है, ऑल्सो ड्रायर कैपेसिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट। मीन अगर हाइट ज्यादा हो रिटेंशन टाइम ज्यादा होगा, कैपेसिटी कम होगी। अगर हाइट कम हो रिटेंशन टाइम कम होगा, कैपेसिटी ज्यादा होगी, मीन ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो ड्राई होगा। ठीक है, और इसकी जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि इसके लिए हाई बिल्डिंग्स रिक्वायर्ड होते हैं, बिकॉज इसका हाइट ज्यादा होता है ना, तो नॉर्मल बिल्डिंग में आप ये ग्रेविटी ड्रायर नहीं रख सकते। ठीक है, एक जो है रोटरी ड्रायर है, जस्ट इसको यहां से देखें, यहां पे ये रोटरी ड्रायर है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे आप प्रोडक्ट डाल दें। ठीक है, यहाँ पे इसमें ये स्क्रू टाइप का ये रूटर लगा हुआ है ना, ठीक है, ये इस तरह रोटेट होता है। तो यहाँ पे जो फ्रेश प्रोडक्ट है उसको आप इंट्रोड्यूस करते हैं, साथ में जो है हम एयर भी एंटर करते हैं, एयर भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जिस तरह ये प्रोडक्ट जो है फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक इस तरह मूव होता है ना इन स्क्रूज में, तो उससे मॉइस्चर कंटेंट जो है साथ साथ में इवापोरेट होता जाएगा और आखिर में आपको क्या मिलेगा, डिहाइड्रेटेड और ड्राइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रोटरी ड्रायर है। अगेन दिस विल बी रिकमेंडेड फॉर दोस प्रोडक्ट which cannot be affected by handling, okay, materials that are not freely flowing and that are not damaged by continuous handling are usually dried in rotary dry. Okay, मीन जो प्रोडक्ट जो है कंटिन्यूअस हैंडलिंग सपोज डैमेज नहीं हो रहा तो वो आप उससे ड्राई कर सकते हैं। अगेन फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं कर सकते बिकॉज वो रोटेशन से वो खराब हो सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू बी ड्राइड फॉर लाइव स्टॉक फीड, मीन जो हम वो करते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, जो चारा बनाते हैं एनिमल्स के लिए, तो उसको ड्राई कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उसको नहीं कर सकते, रिमेंबर। ठीक है, इसका कास्ट ज्यादा होता है, फ्लोर स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। सो ये उसकी जस्ट डिफरेंट फैक्टर्स है, फिर आप इसको जस्ट देखें। ठीक है, लास्ट वन जो है वो ट्रे ड्रायर्स है। Now that product which cannot be dried by batch dryers or gravity dryers or rotary dryers, इसको फिर हम ट्रेज में ड्राई करते हैं, मोस्टली जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है।
ठीक है, जस्ट देखें कि फ्रूट्स है ना, ट्रेज में इसको जस्ट आप पीसीज में कर दें और फिर ओपन इन्वायरमेंट में रखें, तो ये क्या है, ये नेचुरल ड्राइंग है। और या इस तरह होता है कि जो ट्रेज हैं इसको इस तरह स्टॉक में कर देते हैं ट्रैक्स में, और फिर उसको लार्ज साइज का ओवन होता है ना, उसमें इंट्रोड्यूस करके गेट्स बंद कर देते हैं और फिर ये ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्रे ड्रायर्स है। मटेरियल्स that cannot be dried by any of the previously methods, like जो बेच ड्रायर है, ग्रेविटी ड्रायर है या रोटरी ड्रायर है, that can be dried through trays। ठीक है, fruits and vegetables are best example। Material are just placed in shallow trays और फिर इसको जो है स्टेक्ड कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, and then some fresh air or hot air will be circulated between the trays। इस तरह एक टनल होता है हमारे पास या ओवन होते हुए, उसमें इन ट्रेस को रखें और एक ईंट से दूसरी ईंट तक उसमें एयर जो है वो पास कर लें, तो प्रोडक्ट जो है ये ड्राई हो जाएंगे। इसको फिर ट्रे ड्रायर्स कहते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहां तक इसमें? जी नो सर। सजाद खान, आप इंटरेस्ट नहीं No, ले रहे sir. यार क्लास में? अच्छा, see today we will just discuss the process of drawing, methods of drawing and procedures of drawing। ठीक है, सो दो मेथड्स हैं हमारे पास, आइदर ड्राइंग विल बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। फिर उसमें दो प्रोसेस होते हैं, दो स्टेजेस होते हैं, कांस्टेंट ड्राइंग रेट पीरियड, फॉलिंग ड्राइंग रेट पीरियड। फिर हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, बेच ड्रायर है, ग्रेविटी ड्रायर है, रोटरी ड्रायर है, या ये ट्रे ड्रायर्स है। एंड ये जो प्रोसीजर्स है दैट विल बी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, ह्यूमिडिटी रिस्पॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, और कंप्रेसिव रेजिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट। इस बेस पे फिर जो है आप डिफरेंट प्रोसीजर्स उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखें, ये डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ट्रेज में उसको रख के ओवन में उसको ड्राई करते हैं। ठीक है, so this was all about the drawing of the agricultural products।